खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात बढ़ते हैं आगे। पहले रियल एस्टेट में मंदी, फिर आए कोरोना काल के कारण बढ़ती आर्थिक तंगी में भी जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए पृथ्वी राजनगर योजना वरदान साबित हो सकती है। दरअसल ये अकेली ऐसी योजना है जो जेडीए के खजाने में 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी की पृथ्वी राजनगर योजना के नियमन में आ रही तमाम बाधाओं को दूर करते हुए इस साल 29 जनवरी को राज्य सरकार ने आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार ने अपने आदेश में आवासीय के साथ ही व्यावसायिक, सांस्थानिक और विवाह स्थल आदि भू उपयोग वाले भूखंडों के नियमन की दरें भी तय कर दी थी। इसके बाद फरवरी में जेडीए की ओर से नियमन शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में आवासीय भूखंडों के नियमन को प्राथमिकता दी गई। अब जेडीए ने एक बार फिर से योजना क्षेत्र के नियमन का कार्यक्रम जारी किया है। जेडीए आयुक्त टी रविकांत की मंशा है कि आवासीय के साथ ही गैर आवासीय भूखंडों के नियमन का काम भी गंभीरता से किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत तो मिले ही, साथ ही जेडीए को राजस्व मिल सके। लेकिन इस नियमन को लेकर कई तकनीकी पेच फंसे हुए हैं। लेकिन जेडीए आयुक्त टी रविकांत की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई। इस बैठक में अड़चनों को दूर करने का फैसला किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि गैर आवासीय भूखंडों को लेकर क्या थी अड़चनें और इन्हें कैसे दूर किया गया है। अनुमोदित कॉलोनी का भूखंड जिसका पट्टा जारी नहीं किया गया, अब जेडीए के मंजूर प्लान के अनुसार उस भूखंड को व्यावसायिक पट्टा दिया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भूखंडधारी व्यावसायिक पट्टे के लिए आवेदन करता है तो बकाया ब्याज की गणना कैसे हो। इसके लिए तय किया गया कि कॉलोनी के नियमन शिविर से लेकर अब तक नियमानुसार दर के हिसाब से ब्याज लिया जाए, तो वहीं व्यावसायिक पट्टा देने के लिए व्यावसायिक दर पर आवेदक से सभी शुल्क लिए जाएं। वहीं किसी भी भूखंड का अगर आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया है, लेकिन अब कॉलोनी के मंजूर प्लान के अनुसार उस भूखंड का व्यावसायिक पट्टा दिया जा सकता है। ऐसे में जेडीए व्यावसायिक दर के हिसाब से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर भूखंड का व्यावसायिक पट्टा दे सकेगा, जबकि कॉलोनी के नियमन के समय भी भूखंड का सीधे व्यावसायिक पट्टा जारी किया जा सकेगा। इन सब फैसलों को लागू करने के लिए जल्द जेडीए आदेश जारी करेगा। पृथ्वी राजनगर योजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गैर आवासीय गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में भविष्य में अनुमोदित भूखंडों पर इन गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते मौजूदा और भावी गतिविधियों के मद्देनजर जेडीए को गैर आवासीय भूखंडों से अच्छी आय की उम्मीद है। आपको बताते हैं कि योजना क्षेत्र से किस तरह जेडीए के खजाने में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आ सकती है। जेडीए के नियमों के अनुसार 80 फीट व इससे अधिक चौड़ी सड़क पर दोनों तरफ वाणिज्यिक पट्टी रखी जाती है। योजना के जनरल प्लान में भी ऐसी सड़कों के किनारे व्यावसायिक भू उपयोग दिखाया गया है। ऐसी सड़कों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को जेडीए ने सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया कि 16 लाख वर्ग मीटर भूमि पर दुकान, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। अब जेडीए के ही अनुमान के मुताबिक व्यावसायिक भूखंडों का पट्टा दिया जाए तो उससे करीब 400 करोड़ रुपए की आय होगी। जेडीए के सर्वे में सामने आए 106 विवाह स्थलों की जमीन का पट्टा दिया जाए तो जेडीए को करीब 100 करोड़ रुपए की आय होगी। जिन कॉलोनियों का नियमन किया जा चुका है उनमें अब भी 13,000 पट्टे दिए जाना शेष है। इन पट्टों को जारी करने से जेडीए को करीब 250 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज और अन्य सांस्थानिक गतिविधियां भी चल रही हैं। इनकी भूमि का पट्टा जारी करने से बड़ी आय होने की उम्मीद है। पृथ्वी राजनगर योजना क्षेत्र से जेडीए को अच्छा खासा राजस्व मिलना तय है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है जेडीए के संबंधित अधिकारियों का इसको लेकर कमिटेड होना। बेवजह की अड़चन डालने और टाल मटोल की मानसिकता को दूर करते हुए जरूरी है कि जेडीए के ये अधिकारी मामले में दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाएं, साथ ही गैर आवासीय भूखंडों के नियमन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। अगर ऐसा हुआ तो इससे न केवल जेडीए का खजाना भरेगा, बल्कि 11,500 बीघा भूमि पर बसी 3 लाख की आबादी को भी बड़ी राहत मिलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।